सो इस बार के बजट के बाद खूब हो हल्ला हुआ है, एसटीटी के चार्जेस बढ़ गए हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में टैक्सेशन आ गया, बट ये सारे चेंजेस अप्लाई होने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। यस, सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 6 चेंजेस जो आपकी लाइफ एंड आपके पॉकेट पे इंपैक्ट डालने वाले हैं 1 अप्रैल 2026 से। तो जो सबसे पहला चेंज है वो इनकम टैक्स फाइल करने वाले लोगों की लाइफ को आसान कर देगा। और बाय द वे जो न्यू लोग हैं जो टैक्स फाइल पहली बार करेंगे उनके लिए तो बहुत आसान होने वाला है। तो 1 अप्रैल 2026 के पहले एग्जिस्ट करते थे 2 फाइलिंग टाइप, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया। तो जैसे आपने 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक पैसा कमाया, तो ये हो गया फाइनेंशियल ईयर। एंड देन एक होता था असेसमेंट ईयर कि भाई अब आपने पैसा तो कमा लिया, 31 मार्च पास हो गया, अब आप 1 अप्रैल 2026 तक को जब टैक्स फाइल करेंगे तो वो उसको कहते थे असेसमेंट ईयर। और ये हमेशा कंफ्यूजन होता है, तो इन सारी कंफ्यूजन को इस बार बंद कर दिया गया और एक नया टर्म लॉन्च किया गया है, टैक्स ईयर। दैट्स इट, यानी जिस साल आपने कमाया उसको टैक्स ईयर कहेंगे और जिस साल का आप टैक्स फाइलिंग करोगे ऑफ कोर्स उसको भी टैक्स ईयर ही कहेंगे। तो थैंक यू सो मच ये सिंपल सा टैक्स चेंज करने के लिए। नाउ चेंज नंबर 2 जो कि इनकम टैक्स फाइलिंग को लेकर के चेंज है। तो ये डेट के बारे में बताने से पहले आप समझ लीजिए टोटल जो टैक्स फाइलिंग होती है उसके 4 टाइप है, ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। इसमें छोटे छोटे डिफरेंस है, जैसे कुछ बेसिक है, सहज सरल है, और फिर जो कुछ कॉर्पोरेट्स वगैरह के लिए है, बिजनेस के लिए है। बट अभी के लिए मान के सिंपल मान लो कि ये 4 टाइप है। इन सब का जो डेडलाइन था टैक्स फाइलिंग करने का वो था 31 जुलाई एंड अब वो हो जाएगा 31 अगस्त, यानी सबको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलेगा टैक्स फाइलिंग करने के लिए। बाय द वे जो लोग लास्ट मोमेंट पे काम करते हैं उनको 1 महीना क्या 6 महीना भी दे दोगे तो भी वो लास्ट मोमेंट पे ही फाइल करेंगे, बट दैट्स ओके, इट्स अ गुड चेंज। अब इसमें एक और छोटा सा अपडेट है, ये जो चारों टैक्स फाइलिंग होती है ना इसमें से नॉन ऑडिट फॉर्मेट में होती है, यानी ऑडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपका कुछ ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो और ऑडिट की जरूरत है, उनका जो पहले लास्ट डेट था 31 अक्टूबर वो अभी भी सेम है। अब जो थर्ड चेंज है वो भी टैक्स फाइलिंग की डेट को लेकर के चेंज है। एक तो आपने देख लिया कि टैक्स फाइलिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई, 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, विच इज गुड। बट अगर किसी को रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना है तो पहले उसके पास सिर्फ 9 मंथ का टाइम होता था, अब वो टाइम 12 महीने का होगा, यानी कि वो 31 मार्च तक टैक्स फाइलिंग कर सकता है। पहले 31 दिसंबर तक का डेडलाइन था कि भाई उस 9 मंथ में अगर आपको रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो आप वो कर सकते हो। अब उसको बढ़ा करके 12 मंथ्स कर दिया गया, which is good। बट इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप रिवाइज रिटर्न 31 दिसंबर के बाद कर रहे हो तो छोटा सा एक फीस भी देना होगा, यानी वो जो 3 महीने एक्स्ट्रा मिल रहा है वो कुछ चार्ज के साथ है। बट इट इज ओके, अगर किसी को लगता है कि उसके टैक्स फाइलिंग में कुछ चेंज करना है और 31 दिसंबर की डेडलाइन जा चुकी है तो एटलीस्ट उसके पास 3 महीना और टाइम है कुछ और छोटा मोटा चार्ज दे करके। नाउ द 4th चेंज उनके लिए है जो मदिरा पान यानी कि अल्कोहल का सेवन करते हैं या घूमने जाते हैं, और ऐसे छोटे छोटे चेंजेस जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उनमें जो TCS होता था, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये सोर्स पे ही टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता था। यानी एग्जांपल से आप समझो कि अगर आप घूमने जा रहे हो, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर रहे हो तो शुरू में जो आप वो डॉलर कन्वर्जन वगैरह करते हो ना, रेमिटेंस, तो वहां पे जो है 10 लाख से ज्यादा अगर खर्च करो तो 20% का TCS कट कर लिया जाता था। अब वो घट करके हो गया 2%, यानी फ्लैट 2%, सबके लिए 2%। तो इससे ना फाइल करने में, याद रखने में, प्रोसेस करने में बहुत आसानी होती है क्योंकि फ्लैट 2% है। दैट्स इट। तो इसको इजी कर दिया गया। बाकी स्क्रीन पे आप टेबल देख रहे होगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि पहले TCS क्या था और अब TCS क्या होने वाला है। एंड द चेंज नंबर 5 जिसपे तो पूरे इंडिया में फाइट हुई कि STT बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल बढ़ना चाहिए STT क्योंकि इससे ऑप्शंस ट्रेडिंग नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए क्योंकि STT आप इसलिए लाए थे क्योंकि उस समय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी एग्जिस्ट करता है उसको भी आप 12.5% तक ले जा चुके हो, तो STT क्यों बढ़ा रहे हो? आइडियली आपको STT रिमूव कर देना चाहिए, खास करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए। बट ये ओपिनियन है। एक्चुअल में क्या है, STT बढ़ गया है। जो ऑप्शंस है वहां पे भी STT बढ़ गए हैं, 0.1 से 0.15 तक चला आया है। एंड जो फ्यूचर्स है वहां पे STT 0.02 से 0.05 आ गया। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए कहानी थोड़ी और मुश्किल होने वाली है, या फिर अगर आप आर्बिट्राज फंड करते हो या फिर अगर आप SIF में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे थोड़ा बहुत रिटर्न्स पे डेफिनेटली इसका इंपैक्ट आएगा।
सो इसका मतलब ये हो गया कि 1 अप्रैल 2026 से ट्रेडिंग थोड़ी कम होनी चाहिए, एटलीस्ट गवर्नमेंट तो ये कह रही है, बट देखते हैं। एंड द चेंज नंबर 6 इज सोवरियन गोल्ड बॉन्ड पे टैक्स, जिससे मुझे तो बहुत बुरा लगा। यस, ये वही बॉन्ड है जिसमें आरबीआई ने प्रॉमिस किया था टप्पा लगा करके कि यस, अगर आप एंड तक सोवरियन गोल्ड बॉन्ड रखोगे तो ये पैसा आपके लिए टैक्स फ्री होगा। व्हेन आई एम सेइंग एंड तक, मतलब आरबीआई का क्या था कि अगर जो भी हमारा बॉन्ड है वो 8वें साल में जो भी हम रिडीम करके देंगे उसमें से उसको टैक्स फ्री मिलेगा। बीच में कितनी बार भी बाय सेल किया गया उससे हमें लेना देना नहीं है। अब केस नंबर 2 लेते हैं। मैंने तो आरबीआई से गोल्ड बॉन्ड ले लिया, 2 साल तक मैंने रखा, उसके बाद मैंने बेच दिया किसी दूसरे पर्सन को। लेट्स से आप खरीदना चाहते हो, आपको मैंने बेच दिया। अब इस बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो है 8 साल की, 2 साल ऑलरेडी जा चुके हैं। अब चूंकि मैंने आपको बेचा तो मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा, मुझे टैक्स आ जाएगा, विच इज ओके, ये पहले भी था। अगर आपने लेकर के उसको 6 साल तक रख रहे हो ना तो भी आप पे टैक्स आ जाएगा, और ये गवर्नमेंट ने गलत किया है। बट ये फिलहाल 1 अप्रैल 2026 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। यानी अगर आपने आरबीआई से बॉन्ड नहीं खरीदा है, सेकेंडरी मार्केट में किसी से भी खरीदा है, चाहे आप एंड तक होल्ड करें चाहे बीच तक होल्ड करें, टैक्स तो आने ही वाला है। तो ये एक बड़ा चेंज है सोवरियन गोल्ड बॉन्ड में, जो कि ऑलरेडी एक डाइंग प्रोडक्ट था, उसमें जाकर के इन्होंने ट्वीक किया है, बट ये एग्जिस्ट करता है, अभी है तो है। नाउ 2 मोर बोनस चेंजेस। नंबर 1, एक बहुत अच्छा चेंज है कि जितने भी बुजुर्ग हैं या फिर लोग हैं जो एफडी से अपने इंटरेस्ट से अपना लाइफ चलाते हैं, उनका जो इंटरेस्ट आता है उस पे टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, कट जाता है। जैसे मान लो 40,000 के ऊपर इंटरेस्ट बन रहा है तो बैंक उसमें से 10% कट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है, ठीक है, एंड आपको मिलता है 36,000। अब अगर आप चाहते हो कि वो बैंक आपका वो इंटरेस्ट ना कट करे तो एक फॉर्म होता है, फॉर्म 15G एंड फॉर्म 15H, उनको आप भर के अगर आप बैंक को दे देते थे तो बैंक को पता लग जाता था कि अच्छा, इस पर्सन की तो इनकम ही 4 लाख के नीचे है, तो इनका टैक्स तो वैसे भी नहीं बनता है, तो मुझे ये टैक्स डिडक्ट करके गवर्नमेंट को देने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आप फॉर्म 15H या G नहीं दोगे तो बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा, फिर आपको आईटीआर फाइल करने जाना होगा। जब उस साल का आईटीआर इनकम टैक्स आप फाइल करोगे, वहां बताओगे अरे मेरी तो इनकम ही 4 लाख के नीचे है, फिर आपने टीडीएस भी काट लिया है, तो ऐसे में वो पैसा आपको वापस आ जाता था। तो अब इसमें क्या चेंज कर दिया है इन्होंने कि आप अलग अलग बैंकों में या अलग अलग जगह पे जाकर के ये फॉर्म 15H या G देने की बजाय एक जगह पे सिर्फ फॉर्म सबमिट करो, एंड आपका जो डिविडेंड आना है, आपका जो इंटरेस्ट इनकम आना है, आपके जो भी इनकम आने हैं, वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा चेंज है। हर जगह जा जाके फॉर्म 15G या फॉर्म 15H देना, उससे अच्छा एक सेंट्रलाइज जगह पे कर दो एंड सबके लिए वो काम करना चाहिए। याद करो, ये पहले केवाईसी में होता था कि हर जगह जाके केवाईसी करनी होती थी, बट इन्होंने जब से केवाईसी को सेंट्रलाइज कर दिया उससे लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एक जगह केवाईसी करो, सबकी जगह पे वो केवाईसी अप्लाई हो जाती है। बाय द वे, ये सेक्शन सुनते सुनते आपको एक क्वेश्चन होगा कि ये फॉर्म 15H और G में कुछ फर्क है क्या? कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। 60 के नीचे हो तो फॉर्म 15G भरना है, 60 के ऊपर हो तो फॉर्म 15H भरना है, बस इतना ही है, एज का फर्क है। अच्छा, एक फनी क्वेश्चन है, अभी याद कैसे रहता है कि फॉर्म 15G वाला जो है वो बिलो 60 के लिए है और फॉर्म 15H अबव 60 के लिए? मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, G मतलब गर्ल्स एंड गाइस, यानी गर्ल्स एंड गाइस मतलब ऑफकोर्स 60 के बिलो वाले उनके लिए है, और बचा हुआ जो है वो सीनियर सिटीजन के लिए है। मैं ऐसे याद रखता हूँ, हो सकता है आप भी ऐसे याद रख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट चेंज, क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है? तो कुछ चीजें सस्ती होंगी, जैसे कि जो कैंसर रिलेटेड कुछ मेडिसिन है जहां पे कस्टम ड्यूटी थी वो घटाई जा रही है, तो वो चीजें सस्ती हो सकती हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग। कुछ इलेक्ट्रॉनिक सस्ते हो सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बैटरीज वगैरह सस्ती हो सकती हैं, लेकिन क्या महंगा हो सकता है? कुछ कमर्शियल जो एलपीजी है वो महंगे हो सकते हैं, जो 19 kg के ऊपर आते हैं, तो यानी जो आपका स्ट्रीट फूड है वो थोड़ा महंगा हो सकता है। एंड सिगरेट, टोबैको, ये डेफिनेटली महंगे हो जाएंगे। ऑफ कोर्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि ट्रेडिंग तो महंगा होने ही वाला है। तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो महंगी होने वाली, कुछ चीजें सस्ती होने वाली। स्क्रीन पे आपको अगर दिख रहा होगा तो ग्रेट, वहां से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये कुछ चेंजेस थे जो कि 1 अप्रैल 2026 से अप्लाई हो रहे हैं। आई होप इस वीडियो ने आपकी लाइफ को थोड़ा आसान किया होगा। बाकी आपके कुछ क्वेश्चन है, थॉट है, अगर आपका कोई व्यू है तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेगमेंट। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।